वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। MII ये न्यूज में आए हैं बिकॉज सेबी ने अभी फाइन लगा दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, क्योंकि उन्होंने अपने गवर्नेंस में ढिलाई बरती। जब इसके पहले वहां के MD और CEO चित्र रामकृष्णा अपने टेन्योर में थे तब उन्होंने काम ढंग से नहीं किया था, और अब NSE को फाइन बियर करना होगा। देखिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस 3 चीजों से मिलकर बनता है, या 3 एंटिटीज से: स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग हाउस। ये तीनों मिलकर बनाते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इंफ्रा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस वहां की इकोनॉमी को रन करते हैं। ये बेसिक इंफ्रा होता है जो रिक्वायर्ड होता है उनकी इकोनॉमी को रन करने के लिए। इनका क्या काम होता है अभी मैं आपको बता दूंगा। 2010 में एक पैनल बनाया गया था RBI गवर्नर बिमल जालान जी की चेयरमैनशिप में। इन्हें बताना था कि क्या गवर्नमेंट जो MIIs को ओन करती है ये सही है, क्या MIIs को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ देना चाहिए कि मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस खुद से काम करें। लेकिन यहां पर चैलेंजेस होते हैं। 2010 की रिपोर्ट में पैनल ने यह कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का मतलब है वो बेसिक इंफ्रा जिसमें फ्रेमवर्क और सिस्टम के फीचर्स शामिल होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ये शब्दावली है, ये उस फंडामेंटल फैसिलिटी को इंडिकेट करता है जिसके माध्यम से पूरा मार्केट रन करता है, जो पूरे मार्केट को सर्व करता है। तो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा मार्केट वर्क करता है, वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस पे ही वर्क करता है। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में MII की श्रेणी में आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में से भी 7 एंटिटीज को लिस्ट करता है, जिसमें BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ये MIIs के तौर पे शामिल हैं। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? डिपॉजिटरीज सेफ कीपिंग होते हैं सिक्योरिटीज के लिए। ये सिक्योरिटीज को सेफ रखने की जिम्मेदारी रखते हैं। उनके ट्रेडिंग और ट्रांसफर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आप स्टॉक्स का एक्सचेंज करते हैं या पूरा उसे रन करते हैं, वो इन्हीं डिपॉजिटरीज के पास ही जाता है। यही आपके डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इन्हें MII के तौर पे लिस्ट किया गया है डिपॉजिटरीज के सेक्शन में। तीसरा आता है क्लियरिंग हाउस। देखिए, डिपॉजिटरीज में बैंक्स भी आ जाते हैं और कुछ अन्य इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। क्लियरिंग हाउस की बात करें तो इनके पास जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटीज में जो भी ट्रेड हो रहा है उसको वैलिडेट करें और फाइनल करें। ये बायर्स और सेलर्स को इंश्योर करें कि वो अपने ऑब्लिगेशंस फॉलो करें। सेबी ने 7 क्लियरिंग हाउस लिस्ट किए हैं। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को एक MII का दर्जा दिया गया है। तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि MIIs पे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों जरूरी है, क्योंकि MIIs का फेल्योर पूरे इकोनॉमिक डाउनफॉल को इंसाइट कर देगा। इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट में भले ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब ये नुकसान पहुंचाएंगे तो ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हिला देगा। एंड दैट इज द रीजन कि इनका हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे होना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी रिक्वायर्ड है।
सेबी इसके लिए प्रॉपर टाइमलाइन डिसाइड करता है कि स्टॉक एक्सचेंज को कितने समय के भीतर अगर टेक्नोलॉजिकल फेलियर होता है तो एक्शन ले लेना होगा, और जो बैकअप सर्वर्स है उन्हें एक्टिवेट कर देना होगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स का ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है जो हाल्ट नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम के बारे में है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने जिम्मेदारी दी है EY एक्चुअरियल सर्विस LLP को, जो कि एक कंसल्टेंट की तरह वर्क करेंगे, डिजाइन करेंगे मार्स को। मार्स का फुल फॉर्म है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के अंडर में काम करेगी एग्जैक्टली। देखिए होता क्या है, पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, तब आपको यह मामला समझ में आएगा। इसे 2004 में शुरू किया गया आर्म फोर्सेस के अलावा बाकी सबके लिए, कि आप कुछ हिस्सा सपोज करिए 14% एक पेंशन फंड में डालिए, 14% सरकार डालेगी। इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा किसी शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, और उसके बाद उससे जो रिटर्न आएगा उसी के बेसिस पे पेंशन दी जाएगी सर्विस एंड होने के बाद। इसे अवेलेबल करवा दिया गया 2009 में बाकी सिटीजन्स के लिए भी, हालांकि ये वॉलंटरी रहा, वो उसे ज्वाइन करना चाहे तो करें, ना करना चाहे तो ना करें। जो भी लोग इस पेंशन फंड का हिस्सा होते हैं उन्हें दिया जाता है एक यूनिक नंबर, दैट इज यूनिक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, जिसे प्राण कहा जाता है। 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति NPS का हिस्सा बन सकता है। इसके 2 टीयर्स होते हैं, मतलब एक तो ऐसा होता है पेंशन का सिस्टम जहां पे आप पैसे को रिटायरमेंट के बाद ही एक्सेस कर पाते हैं, और एक होता है कि आप वॉलंटरली विड्रॉ कर सकते हैं टीयर 2 में अपनी पेंशन को बीच में ही। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक व्यक्ति अपने काम करने के दौरान कर सकता है, या तो वो खुद ही कर सकता है या उसका एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर दोनों मिलकर कर सकते हैं। PFRDA इस प्रकार के पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है, और एक ट्रस्ट भी इसके लिए वर्क करता है, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो कि NPS के सारे एसेट को ओन करता है। तो इस तरीके से वर्क करता है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि जब भी आप पेंशन में अपने पैसे डालते हैं तो उन्हें मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और मार्केट जो रिटर्न देता है उसी के बेसिस पे पेंशन मिलती है। अगर मार्केट से रिटर्न खराब मिला तो पेंशन उतनी नहीं मिलेगी जितनी एक्सपेक्टेड है। कई सारे लोग इसी वजह से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सरकार का यह प्लान है कि उन्हें एक अश्योर्ड रिटर्न दिया जाए। सपोज करिए कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है, जो सरकार ने आपकी ओर से कंट्रीब्यूट किया, उस पर आपको कम से कम 8% का, या मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं एक इंडिविजुअल के लिए जिसके लिए सरकार कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, तो उसे 8% मिनिमम रिटर्न मिले। तो ये रिटर्न जो है वो स्पेसिफाई करेगी, ये जो PFRDA है वो। NPS में अभी केवल मार्केट कंडीशन के बेसिस पे ही रिटर्न मिलता है, तो अब उन्हें ज्यादा मौका होगा इन्वेस्ट करने का। जैसे मान लीजिए कि 8% के रिटर्न को स्पेसिफाई किया गया और रिटर्न मिला केवल 6% ही, तो जो 2% का गैप है उसे PFRDA अपनी ओर से देगी, या फिर जिस भी एंटिटी को जिम्मेदारी देंगे वो देगी। तो शॉर्टफॉल स्पॉन्सर देगा। ये कौन होगा अब ये स्पेसिफाइड नहीं है, थोड़े समय में मार्स स्कीम के बारे में और भी डिटेल्स आ जाएंगी, तो हम इन पर फिर से चर्चा करेंगे। अभी जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने मार्स स्कीम क्या है वो बता दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई-बिल सिस्टम के बारे में है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लॉन्च किया है। सरकार को कई सारी सर्विसेज दी जाती हैं कई सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जिसमें शामिल होते हैं कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स या फिर सप्लायर्स। वो जब सरकार को सर्विसेज दे लेते हैं तो जो भी खर्च उनका आया होता है या जो भी सप्लाई की कॉस्ट होती है वो उसे क्लेम करते हैं, अपने बिल सबमिट करते हैं और अपने पैसे की डिमांड करते हैं, जिसे सरकार पे कर देती है। अब ये प्रोसेस कई बार बहुत लेंदी हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल हो जाए, इसी उद्देश्य से ई बिल सिस्टम लाया गया। इसे डेवलप किया गया है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जो एक डिवीजन है इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। उद्देश्य ये है कि ये जो सर्विसेज के बदले में या फिर जो कुछ भी सामान डिलीवर किया गया है, कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल किया गया है, उसके बदले में जो भी उन्हें अपना क्लियर करवाना है पेमेंट, ये पूरा सिस्टम एकदम ऑनलाइन हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए और पेपरलेस हो जाए। इसमें कन्वीनियंस होगी वेंडर्स को और सप्लायर्स को, वो अपने बिल्स और क्लेम्स किसी भी जगह से आसानी से अवेल कर पाएंगे। फिजिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे डिस्कशन कम हो जाएगा कि किसी का पहले आपने क्लेम ले लिया लेकिन पेमेंट आप उसकी बाद में कर रहे हो, बाद में जिसने क्लेम किया उसको पहले पेमेंट कर दे रहे हो। ये मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन, मतलब बिल्कुल ऑनलाइन होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मामला चलेगा, फिफो का मामला, जिसमें जिसने पहले सबमिट किया उसका पहले क्लियर होगा। इस ई बिल सिस्टम के माध्यम से सप्लायर्स अपने बिल को ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे एक डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है वो ई साइन भी कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल करके।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है। एमपीसी जो आरबीआई की है, वो उसमें जो एक मेंबर हैं जयंत वर्मा जी, वो आरबीआई की अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस से सहमत नहीं है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। दैट वाज द रीजन कि ये पूरा मामला न्यूज में आया। जो आरबीआई की अकोमोडेटिव पॉलिसी होती है उसमें ये मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं जिससे कि डिमांड बढ़ सके और इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। लेकिन उनके हिसाब से ये जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है वो सही नहीं है आरबीआई की। बात करते हैं एमपीसी के बारे में। इसे 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसके सेक्शन 45ZB का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एमपीसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि एलएएफ, ये सब के जो भी रेट्स हैं उसे डिसाइड करें। एमपीसी में होते हैं टोटल 6 मेंबर्स, 3 आते हैं सरकार की ओर से और 3 आरबीआई से, जिसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं और डिप्यूटी गवर्नर जो होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी लेते हैं वो भी मेंबर होते हैं। सिलेक्शन के लिए होती है एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी उसे लीड करते हैं, आरबीआई के गवर्नर और इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी और 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी से हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो कमेटी होती है डिसाइड करती है कि बेसिकली कौन कौन लोग होंगे जो एमपीसी में जाएंगे। एमपीसी के मेंबर्स का टर्म होता है 4 साल का और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। एक बार जो बन गया वो दोबारा नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो मेजोरिटी से होती है, 4 वोट पड़ेंगे तो बात बनेगी। वैसे आरबीआई के गवर्नर के पास वो देखिए पूरी कमेटी जो है उसको वो चेयर करते हैं, उनके पास वीटो पावर नहीं होता, लेकिन टाई की कंडीशन में वो कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। 2017 में प्रश्न पूछा गया था एमपीसी के बारे में। पहला स्टेटमेंट था कि आरबीआई के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ये डिसाइड करते हैं। दूसरा ये था कि 12 मेंबर बॉडी है, आरबीआई के गवर्नर इसे हर साल इसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, इसे हर साल रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में ये होता है। तो ये पहला वाला तो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, तो ये इसका सही जवाब होगा ना। हम डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया डोनेट अ पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के हिस्से के तौर पे। डोनेट अ पेंशन स्कीम में होता क्या है कि जो एक व्यक्ति जो जॉब में है वो एक हिस्सा इस पेंशन के लिए पे करता है और एक हिस्सा गवर्नमेंट पे करती है। तो यहाँ पे उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ को, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर हो सकते हैं, ड्राइवर, हेल्पर, केयर गिवर्स, नर्सेस या कोई भी जो आपके आसपास काम कर रहा है, आप 1 साल की अपनी जो प्रीमियम आप पे करोगे अपनी पेंशन के लिए वो आप उनको कंट्रीब्यूट कर दो। तो जैसे ये जो पेंशन स्कीम होती है इसमें 660 रुपए से लेकर 2400 रुपए पर एनम के बेसिस पे कोई व्यक्ति पे करता है अपना हिस्सा, तो वो आप उस व्यक्ति को कंट्रीब्यूट कर दो कि ये हम आपको दे रहे हैं, डोनेट कर दो अपनी पेंशन का एक हिस्सा। इसे आप मानधन.in या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पे कर सकते हैं। 1 साल से ज्यादा समय काल भी दिया जा सकता है। खैर 1 साल कम से कम देना ही है अगर कोई देना चाहता है तो, डोनेट करना चाहता है तो। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में। इसमें देखिए 50-50 वॉलंटरी बेसिस पे काइंड ऑफ पेंशन स्कीम है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसे ओवरसी करता है, देखता है। जैसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनमें 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मतलब 40 साल के ऊपर के लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते। उन्हें 660 से 2400 रुपए अपनी एज के अकॉर्डिंग पे करना होता है प्रीमियम के तौर पे। लेकिन ये जरूरी है कि जो भी लोग इस पेंशन स्कीम को ले रहे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं होने चाहिए, ईएसआईसी या फिर ईपीएफओ का हिस्सा नहीं होने चाहिए और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसे हैं तो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। जब उनकी 60 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तब उन्हें 3000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे पेंशन मिलने लग जाएगी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, गिवन दैट उनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए से कम हो। फर्स्ट आर्टिकल समर्थ के बारे में है। समर्थ मतलब कैपेबल, किसी को कैपेबल बनाना है, नाम से ही स्पष्ट है। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 के मौके पे यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई ने लॉन्च किया स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन, जिसे नाम दिया गया है समर्थ। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है, मतलब जो वुमेन हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरियल स्किल और बढ़िया तरीके से दी जाए, उसी का प्रयास है। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। पर्पस वही है कि प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन में, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके, इंडिपेंडेंट बन सकें और अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें। क्या फीचर्स रहे समर्थ में, मतलब ठीक है अगर इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया गया है तो उन्हें फायदा क्या होगा। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिनके तहत जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम है उसमें जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट के, उसमें 20% सीट्स वुमेन के लिए
रिजर्व कर दी जाएंगी या अलोकेट कर दी जाएंगी, स्पेसिफिकली कहूं तो। ये तो पहला फायदा। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो बिजनेस डेलीगेशन भेजे जाते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, मार्केटिंग असिस्टेंस जो स्कीम है उसके तहत, उसमें 20% जो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं उन्हें हिस्सेदारी दे दी जाएगी। तीसरा, कुछ कमर्शियल स्कीम्स होती हैं जैसे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, रॉ मटेरियल असिस्टेंस एंड बिल डिस्काउंटिंग, टेंडर मार्केटिंग, इन सब में 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें एनुअल प्रोसेसिंग फी में। चौथा, कि एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए कि जो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत अपने एंटरप्रेन्योर जो उनका एंटरप्राइज है उसे रजिस्टर कर लें। ये सारी एक्टिविटीज इसमें शामिल है। स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है? प्लान ये है कि 7500 से ज्यादा वुमेन कैंडिडेट को ट्रेन करना है हमें 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा उन्हें मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से ना केवल शोकेस कर सकें बल्कि बेच भी सकें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू को साइन किया है ताकि एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जा सके और हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकें। कहां पर? ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि गांवों में। इसके लिए जो प्लान तैयार किया गया है, जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, उसका नाम रखा गया है स्वेप, यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नाम से क्लियर हो रहा है, गांवों में स्टार्टअप्स को हमें प्रमोट करना है। इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। बेसिकली एक सब स्कीम थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की। यहां पर देखिए, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रूरल पुअर्स हैं उन्हें पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, उन्हें मदद की जाए कि वो एंटरप्राइज को सेटअप करें, ना केवल सेटअप करें बल्कि तब तक मदद दी जाए जब तक कि वो उसे स्टेबलाइज ना कर लें, उनके पास हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और वो अपना बिजनेस अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। इस पूरे इनिशिएटिव के 3 पिलर्स हैं। पहला है फाइनेंस, दूसरा इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना ग्रोथ के लिए, और तीसरा है स्किल इकोसिस्टम। जो स्वेप है वो ना केवल इंडिविजुअल बल्कि ग्रुप एंटरप्राइज को भी सपोर्ट करता है, जहां पे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें सेटअप करने के लिए मदद दी जाती है। यहां पर इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप है, जैसे कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, एंटरप्राइज प्रमोशन, CRPEP नियुक्त किए जाते हैं। ये एक सर्टिफाइड लोकल पर्सन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सपोर्ट दे गांवों के स्तर पे। इनके ऊपर होते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी कि BRC। ये जितने भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर और मैनेज करते हैं। फर्दर जो स्वेप लोन एप्लीकेशंस होते हैं उनकी भी रिपोजिटरी अपने पास रखते हैं और कंसर्न ब्लॉक को उसकी जानकारी देते रहते हैं। टेक्निकल सपोर्ट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के द्वारा। ये सारी बातें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद है तना आपने इस आर्टिकल को समझा। इस प्रकार के प्रश्न स्कीम्स वगैरह पे पूछे जाते हैं, जैसे कि 2012 में प्रश्न आया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर और पूछा गया था कि ये लाइवलीहुड ऑप्शंस को रूरल पुअर के लिए इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे? आपके पास 3 स्टेटमेंट थे जिनमें सही स्टेटमेंट है दूसरा, बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। केवल यही स्टेटमेंट करेक्ट था, बाकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर ने भी हाल ही में लॉन्च किया है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और एक इनोवेशन पार्क। इस आर्टिकल पर हम आगे बढ़ें इसके पहले आप निश्चित तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिर स्मार्ट ग्रिड क्या होता है। स्मार्ट ग्रिड बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ग्रिड होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है। पावर लाइन आप बोल सकते हो, एक ऐसी पावर लाइन जो ऑटोमेटेड हो, जहां पे ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। अब ये जो हम ICT का इस्तेमाल करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्मार्ट ग्रिड में? इसके माध्यम से सबसे पहले तो हम पावर के फ्लो को मॉनिटर करते हैं, कितनी बिजली ट्रांसमिट हो रही है, जहां से वो ओरिजिनेट हुई और जहां पे वो पहुंची, जहां कंजम्पशन हो रहा है, तो पता चल जाएगा ना कि जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो कितने हैं। फर्दर पावर के फ्लो को कंट्रोल भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जा सकता है, लोड को टाइम टू टाइम रियल टाइम मैनर में इस स्मार्ट ग्रिडिंग के माध्यम से। जो कुछ स्मार्ट ग्रिड्स होती हैं उसमें कई तरीके के और एनर्जी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाते हैं हाउस होल्ड्स के पास, स्मार्ट अप्लायंसेस का इस्तेमाल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना और एनर्जी इफिशिएंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, ये सब स्मार्ट ग्रिड के एम्बिट में ही आएंगे। तो ठीक है, आर्टिकल है वो UPI
123 पे के बारे में है। 8 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन फीचर फोन के लिए, जिसे नाम दिया गया है यूपीआई 123 पे। फीचर फोन समझते हैं, पहले जो आप नोकिया के फोन से इस्तेमाल करते थे, छोटे वाले नोकिया 1100 1600, उन्हें फीचर फोन कहा जाता था। अभी भी इस प्रकार के फोन्स अवेलेबल हैं और वो अलग अलग कंपनीज के भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास अभी भी एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, बल्कि वो इस प्रकार के फीचर फोन ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इंटरनेट सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है और कई बार कई सारी जगहों पे काम भी नहीं करता। इन दैट केस उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल होता है। काफ़ी लंबे समय से प्लान चल रहा था कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जहां पर ना तो एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता हो और ना ही आवश्यकता हो हमें इंटरनेट की, और डिजिटल पेमेंट किया जा सके। उसी की रिजल्टेंट आया है यूपीआई 123 पे। ये एक 3 स्टेप मेथड है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट कर पाएगा किसी सिंपल फ़ोन से। इसमें कस्टमर को सिंपली अपने फ़ोन में जो नंबर है उसे अपने अकाउंट से अटैच करना होगा और स्कैन और पे करने के अलावा जो अल्टरनेटिव्स मिलेंगे उनका इस्तेमाल करके वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर को अपने बैंक अकाउंट को फीचर फोन के साथ लिंक करना होगा और जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 विकल्प होंगे उस व्यक्ति के पास इस फीचर फोन या इंटरनेट लेस फोन से पेमेंट करने को लेकर। पहला है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, IVR। इसमें जो भी आप जैसे स्कैन एंड पे के लिए जाते हैं तो वहां पर एक स्कैनर के लिए स्कैन करने के लिए एक आपके पास QR कोड लगा होता है, वहीं पर नीचे एक नंबर भी लिखा होगा। सिंपली उस नंबर पे कॉल कर लेना होगा। IVR में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, EMI रीपेमेंट, बैलेंस चेक या फिर क्या, और जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो जानकारी आपको मिल जाएगी या पेमेंट आपकी हो जाएगी। दूसरा है ऐप बेस्ड फंक्शनलिटी। जो फीचर फोन होते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड मैनर में आप कुछ ऐप्स ले सकते हैं, कुछ बेसिक ऐप्स, तो उन्हें आपको उसमें इंस्टॉल कर लेना है और बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किए भी यूपीआई के फंक्शंस वहां इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बस वही स्कैन एंड पे नहीं हो पाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तीसरा है मिस्ड कॉल फैसिलिटी। मिस्ड कॉल के माध्यम से जो भी व्यक्ति है वो अपने अकाउंट की डिटेल्स पता कर सकता है, रूटीन ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, जिसमें फंड्स को ट्रांसफर करना, रेगुलर परचेज, बिल पेमेंट, ये सब कुछ हो जाएगा। बस आपको एक मिस कॉल देना होगा और उसके बेसिस पे आपको सर्विस मिल जाएगी। तीसरा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। इस पे भी काम चल रहा है। कुछ प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जैसे HDFC बैंक वगैरह, तो प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस दे रहे हैं। इसमें सिंपली होता यह है कि आप अपना पेमेंट ऑप्शन अपने डिवाइस में चूज करिए और जो मर्चेंट के पास डिवाइस है उस डिवाइस के नजदीक लेकर जाइए अपने डिवाइस को। इसीलिए इसमें वर्ड दिया गया है प्रॉक्सिमिटी। जो कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं उन्हीं के जरिए, वो एनक्रिप्टेड साउंड वेव्स होती हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चूंकि ये ट्रांजेक्शन साउंड वेव्स के माध्यम से होता है तो यहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विकल्प दिए गए हैं यूपीआई 123 पे में जिनसे ट्रांजेक्शन्स किए जा सकेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अमेंडमेंट टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो प्रपोजल था कि हम सेकेंड शेड्यूल को अमेंड करें, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के, उसे अप्रूव कर दिया गया है। तो 1957 के इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। जो अमेंडमेंट है वो रॉयल्टी को फिक्स करेगा सर्टेन मिनरल्स के लिए, जैसे कि ग्लाकोनाइट, पोटास, एमेराल्ड, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स जिसे आप शॉर्ट में PGM बोलते हैं। इसके अलावा एंडेलुसाइट, सिलिमेनाइट और मोलिब्डेनम। ठीक है, इनके क्या यूज होते हैं अभी हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जो अप्रूवल है इसके माध्यम से ऐसी माइंस जहां पर इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ऑक्शन को भी इंश्योर किया जा सकेगा। इनके यूजेस बता देता हूं आपको, जैसे कि ग्लाकोनाइट और पोटास का इस्तेमाल तो फर्टिलाइजर में किया जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। जो PGM है यानी कि प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, ये हाई वैल्यू मेटल्स होते हैं, काफी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है और नए नए इनोवेटिव एप्लीकेशंस में भी इनका इस्तेमाल होता है। मिनरल्स जैसे कि एंडेलुसाइट, मोलिब्डेनम, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है। इसका फायदा ये होगा कि अगर हम इन सभी लोगों की माइनिंग को और इंसेंटिवाइज करते हैं तो जो इनका इंपोर्ट हमें करना पड़ता है वो काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं। जैसे पोटास का इंपोर्ट फर्टिलाइजर पर्पज से किया जाता है, तो इन सब चीज़ों की जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम होगी और हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में है। आपको
कई सारी जगहों पर बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे कुछ ऐसी लैंड दिखती होगी जो आपको लगता होगा कि ये इतनी अच्छी जगह पे लैंड है लेकिन यूटिलाइज नहीं है। फर्दर भारत में जो कई सारे कॉरपोरेशंस हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उस ज़मीन का वो इस्तेमाल नहीं करते। एक तो होती है कोर ज़मीन, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक प्रेमाइस है, ठीक है, ये भी एक प्रेमाइस है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का है। इस ज़मीन को वो अगर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो ये उनकी कोर लैंड है, मतलब जिसका इस्तेमाल उन्हें करना ही होगा। तो ये तो कोर लैंड हो गई, ये उनके यूज़ में है, अगर वो डायरेक्टली आपको यूज़ में नहीं भी दिख रही है तब भी। लेकिन कुछ ज़मीन यहाँ हो सकती है जिसका वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर उनका कोई ऑपरेशन नहीं होता, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, बस वो है उनका, दैट्स ऑल। तो ये जो ज़मीन है ये वर्थलेस है फॉर देम एटलीस्ट, उसका किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा हो कि इस ज़मीन को बेचकर इससे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए, कोई कैपिटल इंफ्रा क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि ये उनके लिए तो काम का है नहीं। लेकिन ये काम किया कैसे जाए, यही उद्देश्य है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC को बनाया जा रहा है। इसका अप्रूवल अभी यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। ये जो कॉर्पोरेशन है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होगी, जिसका जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 5,000 करोड़ का है और जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो 150 करोड़ का है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या मतलब होता है इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का और पेडअप शेयर कैपिटल का। देखिए, जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, जैसे कि इस केस में 5,000 करोड़ रुपए है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी 5,000 करोड़ रुपए के शेयर्स को इशू कर सकती है और इतने पैसे वो मार्केट से रेज कर सकते हैं। ये तो मतलब हुआ इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का, मतलब इतना अलाउड है आपके लिए। आप 6,000 करोड़ के शेयर्स इशू नहीं कर सकते, 4,000 के कर सकते हैं, मतलब 5,000 मैक्सिमम लिमिट हो गई अगर आपको इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिसाइड कर दिया गया तो। पेडअप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेडअप शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जिसके साथ कंपनी को स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब जो लोग इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वो उस कंपनी के शेयर्स लेकर कम से कम उतना पैसा डालेंगे उस कंपनी में जिसके बाद वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। एक पेडअप कैपिटल अगर 150 करोड़ है, इसका मतलब ये है कि 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो जिस अमाउंट के साथ कंपनी स्टार्ट हो रही है दैट इज पेडअप कैपिटल, और जितना वो शेयर्स जारी कर सकती है दैट इज इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उम्मीदतन आपको इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। जो NLMC है इसे सेटअप और एडमिनिस्टर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे एडमिनिस्टर करेगी, ये जानते रहिए। NLMC के पास जिम्मेदारी होगी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं या फिर और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास जो भी सरप्लस लैंड, बिल्डिंग या कोई और एसेट है वो उसे बेचकर उसे मोनेटाइज कर लें। जो NLMC है इसके पास जिम्मेदारी होगी कि जो भी बिल्डिंग, जो सरप्लस लैंड या एसेट है उन्हें ओन करना, होल्ड करना और मैनेज करना। यहाँ पे सरप्लस नॉन कोर लैंड की बात चल रही है, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। जो एसेट हैं वो NLMC के पास आ जाएंगे, वो उन्हें देखेंगे और देखेंगे कैसे मोनेटाइज किया जाए। ये गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं उन्हें इस बारे में भी मदद देंगे कि वो कैसे डिसाइड करें कि वो जो जमीन है वो उनका नॉन कोर एसेट है या फिर कोर एसेट है, तो इसके विषय में भी वही मदद दे देंगे। इन केसेस में जो NLMC है वो सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन एजेंसी की तरह फंक्शन करेगी। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करेंगे लैंड मोनेटाइजेशन के लिए और टेक्निकल एडवाइस भी देंगे गवर्नमेंट को कि कैसे एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को तैयार किया जाए, लॉन्च किया जाए। NLMC की कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें सबसे पहले तो होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट जो प्रोफेशनली इन एसेट्स को मैनेज करेंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसमें सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे और कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे। और चेयरमैन नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स ये भी अपॉइंट किए जाएंगे मेरिट के बेसिस पे, काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस से। नेक्स्ट आर्टिकल MSME इनोवेशन स्कीम के बारे में है। इस स्कीम को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। MSME इनोवेशन स्कीम, इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड IPR। इन शब्दों को हल्के में मत लीजिएगा बिकॉज ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। इसके साथ ही साथ MSME आइडिया हैकाथन 2022 भी आयोजित किया जाएगा जिसमें काइंड ऑफ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की जाएगी। क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस इनोवेशन स्कीम की? ऑब्जेक्टिव ये रहा कि हम प्रमोट और सपोर्ट करें MSME सेक्टर में जो क्रिएटिविटी हो सकती है लेकिन अभी तक नहीं आई है, हम उसे प्रमोट और सपोर्ट करें। ये एक इनोवेशन एक्टिविटी के हब की तरह काम कर सकता है जहां पर जो MSMEs हैं उन्हें वायबल बिजनेस प्रपोजिशंस दिए जाएं, अच्छे मौके दिए जाएं कि वो बिजनेस में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। इसमें 3 सब स्कीम्स इंक्लूडेड हैं। पहली सब स्कीम है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है? इंक्यूबेशन का मतलब होता है सपोर्ट करना, वो सभी परिस्थितियां देना जिसमें किसी चीज का विकास हो सके। जैसे कि मुर्गी अंडे को इंक्यूबेट करती है,
वो उस अंडे को हर वो परिस्थिति देखती है कि उसमें से बच्चा निकल सके, चूजा निकल सके। सिमिलरली अगर किसी एमएसएमई को इंक्यूबेट करना है, मतलब उसे वो हर परिस्थिति दी जाए जिससे कि वो निखर के एक बढ़िया एंटरप्राइज के रूप में डेवलप हो सके। आई होप आप इंक्यूबेशन का मतलब समझ गए। तो इंक्यूबेशन जो इसकी सब स्कीम है, इसमें एमएसएमईज की अनटैप्ड क्रिएटिविटी को हम प्रमोट और सपोर्ट करेंगे, जहां कोशिश की जाएगी कि एमएसएमईज के पास हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और उनके पास जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उन्हें वो कॉन्सेप्ट लेवल से प्रूफ के लेवल पर लेकर आ सकें। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो उसके लिए उन्हें मिलेंगे 15 लाख रुपए, अगर वो आइडिया वर्केबल है तो। फर्दर अगर उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें चाहिए कोई रिलेवेंट प्लांट या मशीन, तो उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी सब स्कीम पे, दैट इज डिजाइन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मशीनरी है या बाकी जो मीन्स हैं उनकी डिजाइनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उन दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसी भी डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख का, 2.5 लाख अगर कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी दिया जाएगा। और तीसरा मामला होगा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ताकि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कल्चर है उसे बढ़ावा मिले, लोग नए नए इनोवेशन करें और उसे पेटेंट करवाकर कॉपीराइट लेकर उसका फायदा उठा सके। इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, एमएसएमईज को भी इंकरेज किया जाए कि आप पेटेंट्स लीजिए, आईपीआर फाइल करिए। ठीक है, आईपीआर के लिए अगर कोई फॉरेन पेटेंट लेता है तो 5 लाख तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। फॉरेन पेटेंट में बेसिकली कोई अपनी इनोवेशन के लिए कई सारे देशों में पेटेंट की मांग करता है। अगर आप डोमेस्टिक पेटेंट ले रहे हैं तो 1 लाख तक का असिस्टेंस, जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख का असिस्टेंस, 15,000 रुपए डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और 10,000 ट्रेडमार्क के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के बारे में है। शॉर्ट में हम इसे RCT बोलेंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे वुमेन सेंट्रिक कोर्सेज लॉन्च किए गए कई सारे RCT में, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कई सारे जिलों में आपको मिलेंगे और इन्हें कुछ बैंक्स रन करते हैं। ये 3-वे पार्टनरशिप है बेसिकली, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और एक होता है स्पॉन्सर बैंक जो इस पूरे इंस्टीट्यूट को रन करता है। इन बैंक्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए वहां पर RCT स्टैब्लिश करें और वो रूरल यंगस्टर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स के लिए ट्रेन करें। RCT प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग देता है 18 से 45 वर्ष के लोगों को। ये जो रूरल यूथ की एस्पायरेशंस हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, उन्हें प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। प्रोग्राम वर्तमान में 28 स्टेट्स, 7 यूटीज में एप्लीकेबल है, जहां पर 585 फंक्शनिंग RCT आपको मिल जाएंगे, जिन्हें 23 लीडिंग बैंक्स रन कर रहे हैं। आर्टिकल, हमारा पहला आर्टिकल माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर RBI के नए लेंडिंग नॉर्म्स के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में RBI ने रिलीज किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से समझिएगा बिकॉज ऐसे प्रश्न आते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला सवाल होता है कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस के बारे में यहां पे बताया गया है। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो बैंक हो, NBFC हो या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, उन सभी लोगों को एक प्रकार के रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे इन द केस ऑफ माइक्रो फाइनेंस। अब बताते हैं कि RBI के अकॉर्डिंग माइक्रो फाइनेंस क्या है। माइक्रो फाइनेंस लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि कोलैटरल फ्री दिया जाता है। कोलैटरल समझते हैं ना, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, बिना गिरवी रखे लोन लिया जा सकता है। अब ये जो नए नॉर्म्स आए हैं उनमें वो फैमिलीज जो माइक्रो फाइनेंस में कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं, उनकी एनुअल इनकम का जो कैप है उसे 3 लाख कर दिया गया है। तो पहले क्या था, पहले रूरल एरियाज के लिए ये 1.25 लाख था और अर्बन एरियाज के लिए या सेमी अर्बन एरियाज के लिए ये 2 लाख हुआ करता था। इसे बढ़ा के 3 लाख कर दिया। मतलब अब ज्यादा लोग माइक्रो फाइनेंसिंग का फायदा उठा पाएंगे और कोलैटरल फ्री लोन उन्हें मिल जाएगा। यहां पर देखिए, कोई भी कोलैटरल फ्री लोन जो लो इनकम हाउस होल्ड को दिया जा रहा है, वो चाहे किसी भी पर्पस के लिए दिया जा रहा हो, उसे माइक्रो फाइनेंस लोन ही माना जाएगा। कोलैटरल फ्री मतलब माइक्रो फाइनेंस लोन। जो भी एंटिटीज ये लोन दे रही हैं, वहां पर एक बोर्ड होगा जो इस पॉलिसी को अप्रूव करेगा कि कैसे लोन के रीपेमेंट को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और जो लोग लोन ले रहे हैं वो आसानी से अपना पेमेंट चुका सकें। इसमें एक नॉर्म ये बनाया गया है कि जो भी फैमिली लोन ले रही है उनकी जो मंथली इनकम है उसके 50% से ज्यादा आप रीपेमेंट के लिए किस्त नहीं बना सकते। सपोज करते हैं 1 लाख का लोन दिया गया है और 10,000 फैमिली की पर मंथ की इनकम है, तो 10,000 मान लीजिए इनकम है, तो 5,000 से ज्यादा का रीपेमेंट की किस्त नहीं बनाई जा सकती। ये मैक्सिमम कैप होगा, 2,000-3,000 की बनाई, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा इसलिए है ताकि फैमिलीज डेट ट्रैप में ना फंसे। डेट ट्रैप में फंसने का क्या मतलब होता है, जब एक व्यक्ति लोन देने के लिए लोन लेने लगता है
तो वो डेट ट्रैप में फंस जाता है, किस्त नहीं चुका पा रहा है तो किसी और से लोन ले लिया। अब ये साइकिल बन जाती है जिससे वो निकल नहीं पाता। ऐसी स्थिति ना बने इसलिए ऐसा किया गया है। एक बोर्ड होगा जो ये अप्रूव करेगा कि किसी फैमिली की हाउस होल्ड इनकम को कैसे डिसाइड किया जाए। तो माइक्रो फाइनेंस को मिला के वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें छोटे लोन्स दिए जाते हैं लो इनकम हाउस होल्ड को। MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि इस प्रकार के लोन दिया करती हैं। स्मॉल लोन्स क्या होते हैं ये तो डेफिनेशन अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। खैर इंडिया में इसे 1 लाख से नीचे के लोन के रूप में देखा जाता है। कौन देता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी कि SCB, स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB और रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB, ये सभी इस प्रकार के लोन्स दिया करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इस प्रकार के लोन्स देते हैं। जो नए नॉर्म्स आए उनमें पहला तो यही है कि कैप बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। यह है कि अनसिक्योर्ड लोन यानी कि कोलैटरल फ्री जो भी लोन होगा वो माइक्रो लोन माना जाएगा। तीसरा कि जो मंथली रीपेमेंट है वो मंथली इनकम से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और अब उन्हें इसके ब्याज की दर को, जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे व्यक्ति को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। पहले कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते थे। 5 जो अच्छे बैंक्स हैं वो जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट उसका एवरेज निकाल के 2.5 या 2.75% ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, ऐसे नॉर्म्स थे। अब उन्हें हटा दिया गया है कि आप जैसे चाहो चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब वो रिस्क के बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे। तो ये जो नए नॉर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी हो गई। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया और इसके जब प्रश्न आएंगे तो आप इसको कर लोगे। आर्टिकल जो कि नेशनल रेल प्लान विजन 2030 के बारे में है। इंडियन रेलवेज ने अभी हाल ही में प्रिपेयर किया है नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। ये जो रेल प्लान है ये इंडिया के पूरे रेलवे सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाना चाहता है। मतलब भविष्य के लिए हम एक एडवांस रेलवे सिस्टम डेवलप करें। तो क्या किया जाएगा इसमें? सबसे पहले तो हम तैयार करेंगे स्ट्रेटजी। किस प्रकार की स्ट्रेटजी? ये स्ट्रेटजी दोनों तरीके से होगी कि एक तो हम रेलवे की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसे बढ़ाएं और दूसरा हम कुछ ऐसे कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स लें जिनसे रेलवेज को फायदा हो। यहां पर हम जो मॉडल शेयर है रेलवे का फ्रेट में उसे 45% तक इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मतलब सामान की आवाजाही को 45% तक इंक्रीज किया जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है रेलवेज के लिए। ट्रांजिट टाइम को घटाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके। इनफैक्ट जो ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका भी टाइम कम हो। इससे फ्रेट सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को इस संबंध में 50 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने की योजना है। एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस प्लान के तहत जो विजन 2024 है इसमें हम कुछ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को 2024 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए रेलवेज का, हर जगह जो इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज है उसका इस्तेमाल किया जाए। मल्टी ट्रैकिंग की जाए कंजेस्टेड रूट्स की। स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर तक हम लेकर जाएं दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर। और जो लेवल क्रॉसिंग है जहां पर लोग फाटक को क्रॉस करते हैं रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और गोल्डन डायगोनल, ये जो रोड्स होती हैं इन पर इस प्रकार की क्रॉसिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। हमें आइडेंटिफाई करने होंगे नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जिनके माध्यम से हम फ्रेट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। हमें रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट को भी एसेस करना होगा, पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी और वैगन रिक्वायरमेंट के लिए भी, फ्रेट के लिए। जैसे कि हमें जो कंपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं उन्हें आप रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट का पार्ट मान सकते हैं। अब कंपार्टमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, फ्लैट कंपार्टमेंट हो सकते हैं, बॉक्स वाइज हो सकते हैं, या फिर जो पैसेंजर कंपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार का हो सकता है वो इसमें शामिल होगा। हमें लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट को भी एसेस करना होगा। यहाँ पर हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस करना है। कोशिश ये रहेगी कि ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो। हमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को भी देखना होगा कि कहाँ पॉसिबल है, जैसे कि ऑपरेशन में या फिर रोलिंग स्टॉक की ओनरशिप में या फिर फ्रेट और पैसेंजर टर्मिनल्स के डेवलपमेंट में। इन सभी सेक्टर्स में जो पोटेंशियल है प्राइवेट सेक्टर का उसे एनालाइज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इसे रिलीज किया गया है, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। कोलैबोरेशन रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस का। 2020 में इस इंडेक्स को फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया था। तो कई बार पूछा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया। इसके जरिए इंडिया के एक्सपोर्ट अचीवमेंट को एनालाइज करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एरियाज को एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए टारगेट करके देखते हैं।
यह पाया गया है कि कोस्टल स्टेट्स एक्सपोर्ट के डोमेन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस होता है। राज्यों की पॉलिसीज कैसी हैं एक्सपोर्ट को लेकर, उनका बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। होते हैं 11 सब पिलर्स, नाम ले लेता हूं, याद ना रहे तो परेशान मत होइएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ ओरिएंटेशन। नाम मैंने आपके सामने ले लिए हैं। क्या निकल के आया? गुजरात ने टॉप किया है, महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे है और कर्नाटका को मिली है 3rd रैंक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के बारे में है। शॉर्ट में आप BPKP स्कीम बोल सकते हो, BPKP। अभी हाल ही में राज्यसभा को इस स्कीम के बारे में इन्फॉर्म किया गया, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसे 2020-21 में लॉन्च किया था। ये सब मिशन है, मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में इस स्कीम को रन किया जाता है। ये ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। इसके माध्यम से कोशिश तो ये की जाती है कि जो सिंथेटिक केमिकल्स, यूरिया एंड ऑल इस्तेमाल किया जाता है, हम उसे बिल्कुल इस्तेमाल करें ही ना, और ऑन फार्म बायोमास की रिसाइकलिंग करें। बायोमास मल्चिंग की जाए, काउ डंग और काउ यूरिन के फॉर्मुलेशन से हम जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं वो क्रिएट करें। BPKP के तहत 12,200 रुपए का असिस्टेंस फाइनेंशियल फॉर्म में दिया जाता है 3 साल तक, ताकि एक क्लस्टर बन जाए जहां पर परंपरागत कृषि की जा रही हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। अचीवमेंट की बात करें तो अभी तक 4 लाख हेक्टेयर का एरिया इस स्कीम के तहत कवर हो चुका है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश ने कवर किया है, 1 लाख हेक्टेयर का आसपास का। इस नेचर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सबूत आपके सामने है 2018 के एक प्रश्न के फॉर्म में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इंडिया में है उसके संबंध में स्टेटमेंट्स को आपको कंसीडर करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये ऑपरेट हो रहा है या ऑपरेट होता है अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक बात मिनिस्ट्री आपसे पूछी जाती है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, वो सीधा ये मिनिस्ट्री के नाम नहीं पूछेंगे, वो स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री दे देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसलिए कहा जाता है कि मिनिस्ट्री वगैरह भी ध्यान दो आप। अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है NPOP के इंप्लीमेंटेशन के लिए। सिक्किम इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना था। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं, आप इसको अच्छी या खराब बात कह लो, क्योंकि इसका जवाब तो मुझे आप देंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए और सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनिमल डिसीज फ्री जोन के बारे में है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमें वैल्यू एडेड मीट प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि इंडिया का जो मीट प्रोडक्ट है वो दुनिया भर में जा सके। मीट प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि वो अपने साथ कोई डिसीज कैरी ना कर ले जाए। तो कोई भी ऐसा एरिया जहां पर मवेशियों में किसी बीमारी होने का खतरा हो, उस एरिया से अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्टिंग कंट्रीज उसे लेती नहीं है, एहतियात बरतती है। इंडिया चूंकि वैल्यू एडेड मीट प्रोडक्ट को ज्यादा उनके एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करना चाहता है, इसीलिए एनिमल डिसीज फ्री जोन बनाने की बात अभी हाल ही में की गई है, जो जगह जगह पे बनाए जाएंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अकॉर्डिंग जो जोनिंग होती है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। मतलब आप एक जोन तैयार कर लीजिए और इसमें पाए जाने वाले जो भी एनिमल्स हैं जिनमें किसी एक स्पेसिफिक बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा हो, आप उसे इरेडिकेट कर दीजिए और इस जोन को उस बीमारी से फ्री डिक्लेयर कर दीजिए। फिर यहां से जो भी मीट का एक्सपोर्ट होगा उसे इंपोर्टिंग कंट्रीज आसानी से ले लेंगी। जो एनिमल डिसीज फ्री जोन्स होते हैं वहां पे स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को रोक दिया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, देखिए एनिमल्स की बात करें तो ये रूरल इकोनॉमी के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। मतलब जो गांवों में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन होते हैं और ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं। भोजन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन्स के लिए। फर्दर ये जो जोनिंग होती है ये एनिमल की प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रोजन और बोवाइन मीट का, ये इंफॉर्मेशन ध्यान से समझिएगा। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्रोजन और बोवाइन मीट का। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। हेंस देयर इज नीड, इसलिए जरूरत है कि हम रीजन स्पेसिफिक एनिमल डिसीज फ्री जोन बनाएं ताकि हमारा ये जो स्टेटस है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का ये बना रहे। सरकार ने इस प्रकार के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, ताकि फूट एंड माउथ डिसीज जो कि बहुत ही कॉमन होती है मवेशियों में, और ब्रुसेलोसिस, इसे रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए ये इनिशिएटिव चला था। फर्दर हमारे पास है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके माध्यम से एनिमल फार्म्स स्टैब्लिश करने की बात की जाती है ताकि जो गुड क्वालिटी का मीट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए उनके रियरिंग के लिए एरिया मिल जाए और क्वालिटी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स हम बना सकें। फर्दर है अपेडा,
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक बॉडी है जो इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या फिर एनिमल फ्रेश एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का हो। ये तैयार करते हैं स्टैंडर्ड्स, डिसाइड करते हैं स्पेसिफिकेशंस, सजेस्ट करते हैं कि उनकी पैकेजिंग मार्केटिंग कैसी हो ताकि जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत ही यूनिक टॉपिक्स पे है, दैट इज श्रिंकफ्लेशन। पार्ले-जी का बिस्किट 5 रुपए का मिलता है अभी, पहले भी 5 रुपए का ही मिलता था, 25 साल पहले भी 5 रुपए का ही मिलता था। मतलब पार्ले-जी के बिस्किट महंगे नहीं हुए। पार्ले-जी की कंपनी फायदा कैसे कमा रही है? 25 साल से उन्होंने दाम बढ़ाया ही नहीं है। मुझे याद है लगभग 10-12 साल पहले आई कैन रिकॉल, उन्होंने 0.5 मतलब 50 पैसे बिस्किट का दाम बढ़ा दिया था, 5.5 रुपए कर दिया था, जब 50 पैसे चलते थे, बात तब की है, जो भी टाइम रहा हो। उसके बाद पार्ले-जी के बिस्किट की सेल बहुत तेजी से गिर गई थी। तब उन्हें यह बात समझ में आ गया कि आप बिस्किट की रेट तो नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज पार्ले-जी बिस्किट बिकते इस आधार पे हैं कि वो सस्ते होते हैं, प्लस उसका टेस्ट अच्छा होता है तो लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन पार्ले-जी के बिस्किट के दाम ना बढ़ने के बावजूद कंपनी प्रॉफिट में है। इसका रीजन है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में जो कंपनीज होती हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी क्वांटिटी को कम कर देती हैं। जैसे पार्ले-जी का जो बिस्किट है वो पहले 100 ग्राम का आया करता था, फिर उन्होंने उसे घटा के किया 90 ग्राम, और अभी जो पार्ले-जी का बिस्किट आपको मिलता है वो होता है 65 ग्राम का, और उसमें भी वो लिख के रखते हैं कि हमने 55 ग्राम पे 10% एक्स्ट्रा, जो 10 ग्राम है वो एक्स्ट्रा दिया है। मतलब ओरिजिनल पैकेट का जो वो बताते हैं वेट, दैट इज 55 ग्राम। तो पहले तो उन्होंने बिस्किट के जो साइज होता था उसको पतला कर दिया और उसका जो वेट है वो गिराते चले गए, तो 100 ग्राम के बिस्किट का पैकेट अब 65 ग्राम में आने लगा है, रेट वही 5 रुपए है। तो ये जो मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाता है कई सारी कंपनीज के द्वारा, इसे ही कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। मतलब बिस्किट महंगा हुआ है, पार्ले-जी का बिस्किट जेन्युइनली महंगा हुआ है, बट आपको फील नहीं होता क्योंकि आप 25 साल से उसे 5 रुपए में ही खरीद रहे हैं, तो आपको महंगा महसूस नहीं होता। ऐसा कई सारे और प्रोडक्ट्स के साथ किया जाता है, शैम्पू के साथ, चॉकलेट्स के साथ। शैम्पू के पैकेट में वो इतना बड़ा पैकेट रहेगा, ठीक है, अब उस पर वो लिखेंगे 20% एक्स्ट्रा, उसके बाद पैकेट का साइज हो जाएगा इतना छोटा और उस पर वो लिखेंगे 30% एक्स्ट्रा। मतलब पैकेट का साइज उन्होंने छोटा कर दिया, दाम सेम है। तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले की तुलना में अब वो कम क्वांटिटी देते हैं लेकिन दाम उनका वही है। इसे ही कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। ये हिडन इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है लेकिन आपको समझ में नहीं आती। वो बहुत ही चुपके से अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बूस्ट करने के लिए, जो इनपुट कॉस्ट है उसे मैनेज करने के लिए क्वांटिटी को गिरा देते हैं सेम प्राइस पे। जो श्रिंकफ्लेशन होता है वो पैकेज के डाउन साइजिंग के बेसिस पे होता है। आजकल जो श्रिंकफ्लेशन है वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जिससे कंपनीज फायदा कमाती हैं। यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट तो इसी पर रिलाई करता है, वो अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस को बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार कंज्यूमर्स भी इस बात को समझते हैं, अब सभी लोग तो बेवकूफ नहीं है ना, तो इससे कंज्यूमर्स में फ्रस्ट्रेशन भी आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक मतलब डिटोरिएशन होते रहता है कंज्यूमर सेंटिमेंट का, कि आप जो क्वांटिटी है उसे गिराते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के इन्फ्लेशन को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। एग्जाम में आए तो जानते रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन है इन्फ्लेशन के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए सी है। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई या मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करना पड़ता है। मार्केट में जितना ज्यादा पैसा होगा लोग उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे, और अगर सप्लाई नहीं बढ़ी रहेगी तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आप मनी सर्कुलेशन को गिरा दीजिए, लोगों के हाथों में कम पैसा होगा, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।